कर रहे हैं कि एनसीईआरटी किताब में इतिहास में जो बदलाव किए गए हैं उस बदलाव को कैसे देखा जाए। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प मोड़ पे चर्चा पहुंच चुकी थी और हो रहा था कि इस चीज़ को शामिल कर लिया तो उस चीज़ को क्यों छोड़ दिया। मैं यहाँ पे रविंद्र कुमार सर ने दो बातें जो कही उससे मैं सवाल उठाना चाहूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि इतिहास एक घटना है, इवेंट है, उस इवेंट से आप फैक्ट क्या निकालते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी एक और बात बहुत कहीं इंपॉर्टेंट जो बातचीत में शायद गौर नहीं किया आप लोगों ने, वो ये कि फैक्ट ऐसा निकालिए, संतुलन ऐसा बनाइए जिससे समाज में सहिष्णुता बढ़े। तो इस पे मैं ओम जी उपाध्याय जी आपका कमेंट चाहूंगा। मैं देखिए, पहली बात एकदम सही है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि इतिहास हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट की तरह से होता है। नए फैक्ट्स आते हैं हमारे सामने तो नए नैरेटिव्स बनते हैं, लेकिन नए नैरेटिव्स बनते हैं ये भी समझना चाहिए। अगर वो वास्तव में उस घटना से निकाले गए प्राथमिक स्रोतों से निकाले गए तथ्यों के आधार पर नए नैरेटिव्स बन रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जो अभी रविंद्र कुमार साहब ने, लक्ष्मण जी, एक बात कही और दो घटनाओं को की तुलना की, वो तुलना फिर बहुत असंगत है। इसी तरह की तुलनाएं जो विकृतियां पैदा करती हैं और बहुत बुरी तरह से विकृतियां पैदा करती हैं कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ में जो जन सामान्य का, वहां के सामान्य निवासियों का और नागरिकों का कत्लेआम कराया, उस घटना की तुलना कलिंग युद्ध में जो प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड वार है उसमें जो सैनिक मारे जा रहे हैं उनसे अगर आप तुलना कर रहे हैं तो दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है, इस बात को समझना चाहिए। और इसी तरह की चीजें पूरे इतिहास लेखन को विकृत करती हैं, असंगत करती हैं, उसमें इस तरह के दोषों का एक तरह से उसको इंक्लूड करती हैं और एक नई दिशा में चीजों को ले जाती हैं। एक नया विमर्श, एक बड़ा असंतुलित, असंगत और गलत जैसा विमर्श वो पैदा करती हैं। इस बात को समझना चाहिए, इसलिए तुलना का आधार होना चाहिए। अकबर ने तुलना का आधार होना चाहिए, सामान्य जिसमें स्त्रियां और बच्चे निहत्थे निर्दोष नागरिक शामिल हैं, उनका कत्लेआम कर देना और एक युद्ध में 50,000 या 1,00,000 के जितने भी लोगों का, सैनिकों का मारा जाना, ये दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं। और अशोक को जिस आधार पे महान कहा गया और अकबर को उससे तुलना कर दिया। अगर अशोक वो था जिसने एक एक जनता में, जिसने कहा सबे मनुजा पजामा, यानी आप अपनी इंपॉर्टेंट बात कही कि दोनों घटनाओं की जो तुलना आपने की वो तुलना से आप सहमत नहीं है। प्रतीक कुमार साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन छोटा सा रिएक्शन में रविंद्र कुमार साहब से ले लेता हूं। रविंद्र जी, देखिए, मैंने तुलना नहीं की, मैंने तो केवल ये बताया कि यदि इतिहास में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है तो क्या ये बात खुलकर नहीं बताई जानी चाहिए कि अशोक ने कलिंग के युद्ध में कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। बर्बरता और क्रूरता की बात है और ये तथ्य कहां से आ गया कि केवल सैनिकों का नरसंहार हुआ था। मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर कोई ये कहे कि उसमें केवल सैनिकों का नरसंहार हुआ था और आम कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। आप अगर किसी भी प्राथमिक स्रोत से कृपया मुझे ये बता दें कि ये नरसंहार था, ये सैनिकों का, ये युद्ध में फुल फ्लेज्ड वार में ये हताहत होने वालों की संख्या नहीं थी। मैंने तो इतिहास के विद्यार्थी के रूप में जहां भी पढ़ा है वहां यही पढ़ा है कि ये फुल फ्लेज्ड वार में हताहत होने वालों की संख्या है। आप एक स्रोत मुझे बता दें, मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूं इस टाइम। ठीक है रविंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी को मैं चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन अशोक के अपने ही जो शिलालेख हैं उनका गहराई से अध्ययन किया जाए। केवल एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि अशोक ने कलिंग में जो लड़ाई लड़ी और वहां जो नरसंहार हुआ और जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी नदी रक्त से भर गई थी, बाद में उस नदी का नाम उसने दया नदी रखा, इस घटना का उल्लेख वो उस स्थान पर लगाए गए शिलालेख में कतई नहीं करता है। यदि केवल सैनिकों को मारा था तो उसको क्या बुराई थी ये लिखने में कि हाँ भाई, मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं, धौलागिरी के शिलालेख में अशोक ने इस घटना का कतई उल्लेख नहीं किया है और इतिहासकार इसको एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य मानते हैं। तो ये सब कि हम आपको चैलेंज करें, आप हमको चैलेंज करें, इस तरह की चर्चा में ये बात अच्छी नहीं मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ रविंद्र जी, अपनी बात पूरी करिए। वाद विवाद से संवाद उत्पन्न होता है, मैं केवल संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं कि एक तुलना नहीं की थी, मैंने केवल ये बताया था कि संतुलन की प्रक्रिया में अशोक ने अपने भाइयों को मार करके गद्दी हासिल की थी,
ये क्रूरता नहीं है। अरे भाई, क्रूरता की बहुत सी मिसालें आपको पहले भी तो संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया में यदि ऐसी क्रूरताएं बाहर लाई जाने लगी और संतुलन के नाम पर यह सब इतिहास का अंग बनने लगा तो जो सामाजिक सामंजस्य है वो बिगड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये सामाजिक सामंजस्य बिल्कुल। घटनाओं प्रतीक कुमार जी अवश्य करिए और उसमें इस बात का ध्यान रखिए। और अंत में केवल एक बार, इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा कि कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है एनसीईआरटी की पुस्तक में जिसका विस्तृत और विशद वर्णन भारत की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में नहीं किया गया हो। फतेहनामा चित्तौड़ के अलावा भी एक डॉक्यूमेंट है जिसका विशद और विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। तो विद्यार्थियों की, आम जनता की नजर से ये अछूते नहीं है। बस मेरी प्रतीक कुमार जी, मैं आऊंगा आशुतोष सर आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी आपके पास आऊंगा मैं। प्रतीक कुमार जी, पाठ्य पुस्तक जो है वो आधार होता है, खास करके 6ठी से लेके 12वीं तक का पाठ्य पुस्तक जो है वो आधार होता है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्योंकि मेरी जो अपनी समझ है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाता हूँ और लक्ष्मण जी और अन्य पैनलिस्ट को मैं बताना चाहूंगा कि इन पाठ्य पुस्तकों के कारण जो पाठ्य पुस्तक पहले से है, उन पाठ्य पुस्तकों के कारण बच्चों की समझ इतनी विकृत हो चुकी है कि भारतीय संस्कृति में उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाता हूं, मैं उसकी बातें आपसे कर रहा हूं। अब सवाल उठता है, जो कई पैनलिस्ट ने, 1-2 पैनलिस्ट ने कहा कि सामाजिक सौहार्द और टॉलरेंस, क्या इसके आधार पे भारत का इतिहास छुपाया जाएगा सिर्फ इसीलिए कि समाज में सौहार्द बना रहे? उसके लिए क्या इतिहास के तथ्यों को छुपाया जाएगा? क्या ये हम नहीं मानते हैं कि इतिहास लेखन में हुआ है, इतिहास लेखन जो पूर्व में हुआ है, खास करके एनसीईआरटी में, वो बड़ी सिलेक्टिव रही है। सिलेक्टिव तरीके से सोर्स का चयन किया गया है और यही जो आप सामाजिक सहिष्णुता की बात कर रहे हैं और सौहार्द की बात कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए इतिहास को पूर्ण रूप से छुपाया गया है। ये वही देश है लक्ष्मण जी जहां पे आजादी के बाद बंगाल के एक स्कूल में पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं और बंगाल के विषय में बताया जाता है, क्या क्या बातें कही जाती है जिसका प्रभाव आज तक दिख रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो सिलेक्टिव तरीके से इतिहास लिखी गई, उसी कारण से हमारे वीर नायकों का इतिहास कभी हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए? मैं उदाहरण के तौर पे आपको 2-3 नाम लूंगा, जैसे कि आप पुलकेशिन राजा का इतिहास देखिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनकी प्रतिरोध का इतिहास, आप ग्वालियर प्रशस्ति को अगर देखेंगे तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है गुजर प्रतिहार राजा का, राजा भोज का जो प्रथम के ग्वालियर प्रशस्ति हैं, उसमें नागभट्ट का जिक्र आता है। अब चलिए हम अगर संस्कृत और जैन सोर्स की बात करेंगे तो इस पे सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि आप तो संस्कृत और जैन सोर्स के आधार पर इतिहास लिखते हैं। मैं अल बलादुरी एक 9वीं शताब्दी का मुस्लिम इतिहासकार है और अरबों का इतिहास लिखा है। आप उनको पढ़ के देखिए, वो बता रहे हैं कितना क्रूर है शासन। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुगलों के प्रति इतना प्रेम क्यों? अगर आक्रांताओं के इतिहास को बच्चों को बताया जा रहा है और एनसीईआरटी एक नोट भी दे रहा है कि इसका संदर्भ भी बता रहा है कि इससे समाज में किसी प्रकार से किसी भी रूप में, मतलब आप जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव करना मकसद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास के तथ्यों को नहीं छुपाना चाहिए। एक बड़ी इतिहासकार हैं, वो लिखती हैं सोमनाथ मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। आप उसमें देखिए कि इतिहास का क्या वर्णन किया गया है। क्या इसमें कोई शक है कि 10वीं 11वीं शताब्दी में जो मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया, दो बातें प्रतीक जी, 2 बातें आपने कही जिस पे मैं आशुतोष जी का रिएक्शन लूंगा, फिर मैं हर्ष जी के पास जाऊंगा। एक तो आपने कहा कि सामाजिक सौहार्द के नाम पर इतिहास के तथ्यों को क्यों छुपाया जाए और हमारे वीर नायकों के इतिहास हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए। आशुतोष जी, आप म्यूट पे हैं सर, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ये तथ्य दोहराने से काम नहीं चलेगा। एक मोटी पुस्तक लेकर आइए ना, इतिहास की एक नई व्याख्या करिए ना। क्यों नहीं पिछले 75 साल में लेकर आ पाए? क्यों नहीं लेकर आ पाए? ये जो बात की जाती तो उसमें ये भी लिखिए कि उसमें मान सिंह के बारे में आपकी क्या राय है। हम महाराणा प्रताप हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम शिवाजी हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जसवंत सिंह के बारे में क्या राय है?
मान सिंह के बारे में क्या राय है, बीरबल के बारे में क्या राय है, टोडरमल के बारे में क्या है? क्या ये इतिहास के खलनायक नहीं थे? और क्या अकबर ने अपनी क्रूरता इनके बल पर नहीं की थी? है हिम्मत लिखने की तो लिखिए। हम जौहर की बात करते हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते जिन्होंने अपनी बेटियों का विवाह इनसे कराया? वो क्या थे? वो इतिहास के खलनायक है या खलनायक नहीं है? जब जौहर हो रहा था तब कुछ लोग शादियां करवा रहे थे, क्यों भाई? उनके बारे में कब लिखेंगे आप? उनके बारे में भी लिखिए। दिक्कत क्या है? इतिहास को एक नजर से, कुंठा की नजर से देखना बंद करिए। अगर है हिम्मत तो इतिहास की मोटी किताब लिख के आइए, जैसे अभी हमारे मित्र विक्रम संपत ने सावरकर की 2 वॉल्यूम की किताब लिखी, शानदार किताब लिखी विक्रम संपत ने। वो दक्षिण पंथ के हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही रोट अ फर्स्ट हैंड बायोग्राफी ऑफ सावरकर, 2 वॉल्यूम्स, एंड आई फील ग्रेट अबाउट इट। लिखिए ना। लेकिन आशुतोष अब जी, अकबर के बारे में मैं 1 मिनट, लक्ष्मण जी, एक छोटा सा कमेंट है, क्योंकि आशुतोष सर ने कई बार कहा कि शोध नहीं हो रहा है। मैं ये पहले एक टिप्पणी के तौर पे जोड़ दूं, शायद संक्षिप्त में बोलिएगा, समय कम। दशकों में जो शोध किया गया है उसमें आक्रांताओं के इतिहास पे दर्जनों पुस्तक है, और पूर्व में तो कम से कम सैकड़ों के भाव में पुस्तक है। दिक्कत ये रहा कि आज हम इसलिए ये बोल पा रहे हैं सर, क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक जो हैं वो सिलेबस का कभी हिस्सा नहीं रहा, और यही कारण है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे उन पाठ्य पुस्तक को नहीं जान पाए। क्या मैं लिस्ट यहाँ पे पढ़ना शुरू करूं? वो कौन से पुस्तक है? देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं हर चीज को 5 सेकंड। हाँ, मैं अपने वीरों के बारे में समझा मैंने, जब हमारे बचपन में किताब पढ़ाई जाती थी हमारे पूर्वज, तब उसको पढ़ के मैं समझ पाया हूं। ये कहना कि आपने उनके बारे में जिक्र, महाराणा प्रताप के बारे में कहां से पढ़ के आए? हमारे पूर्वज में था। शिवाजी की जानकारी उस किताब में थी, चंद्रगुप्त के बारे में उस किताब में थी। आप ऐसे ही मतलब आके जनरलाइज स्टेटमेंट देके चले जाएंगे फ्लैट। अरे भाई, मैंने ये कहा कि शोध छोड़िए, आप किताब लिखिए। मैंने विक्रम संपत का शो का जिक्र किया समय है। कम है, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आप लोगों को बीच में। शो का समय कम हो रहा है, बीच में रोक रहा हूं। हर्षवर्धन जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, मैं कुछ आज ऐड नहीं करना चाह रहा हूं लक्ष्मण जी। जो मैंने ब्रेक के पहले कहा फिर दोहरा रहा हूं। आज इस पैनल में आपने जिन 2 लोगों को ये सोचकर, आशुतोष जी और रविंद्र जी को बुलाया कि वो एनसीईआरटी के इस बदलाव पर, सो कॉल्ड बदलाव, क्योंकि रविंद्र जी बहुत साफ करें, आशुतोष जी तो हमारी तरह पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं हमसे, लेकिन है पत्रकार ही, तो वो भी इतिहासकार नहीं है। लेकिन रविंद्र जी तो मुझे लगता है एकेडमिक में है, और मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इग्नू के वीसी रहे हैं तो बड़े व्यक्ति होंगे। उन्होंने जो साफ कहा, इसका मतलब ये है कि वो तथ्य है, उस तथ्य पर मिर्ची लग रही है। लेकिन डिबेट के अंत में जरा देखिए, हम 1 घंटे की डिबेट के बाद कहां पहुंचे हैं। मुगल आक्रांता कहोगे तो पहले हिंदू शासकों को क्रूर कहो, उनको गलत तरीके से दिखाओ। रविंद्र कुमार जी और आशुतोष जी की पूरी डिबेट में यही कंक्लूजन है। और कुंठा में ये है जो उस इतिहास को कह रहे हैं कि नहीं वो तो संतुलित था, अब जो कह रहे हैं संतुलन के नाम पे विद्रूपता है, संतुलन के नाम पे समाज में गड़बड़ है। और अगर मैं फिर कह रहा हूं, यही वो मानसिकता है जो लव जिहाद पर कहती है कि चुप हो जाओ, ऐसे मामलों की बात मत करो, फिर कोई हिंदू लड़की मतांतरित हो जाए उसकी बात मत करो। यही वो मानसिकता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप तथ्यों को, इवेंट को तो देखेंगे ही देखेंगे। इवेंट से अगर नैरेटिव हमारे पक्ष में बन रहा है तो भैया हम कहेंगे कि बड़ा अच्छा इतिहास था। और 75 साल की सत्ता बहुत कुछ कराती है। सत्ता से कैसे इतिहास लिखा जाता है वो भी लोग जानते हैं। और अब आपको इतनी मुश्किल इसलिए शायद हो रही है कि आपको लग रहा है कह रहे हमारी सत्ता नहीं, हम अपना इतिहास नहीं लिख पा रहे, तो थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए, वो भी बदलेगा। ठीक है रविंद्र जी, हमारे पास 15 सेकंड का समय है, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से जी। हाँ, बस 15 ही सेकंड में। 1962 में एक पुस्तक आई थी, एल बाशम ने लिखी थी, दी वंडर दैट वाज इंडिया। उसका हिंदी में अनुवाद हो चुका है, अद्भुत भारत। मुझे लगता है सबको पढ़ लेनी चाहिए, उससे ये पता चलेगा कि हमारे इतिहास में कितनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां पाई थीं। रही बात वीर नायकों की, तो पब्लिकेशन डिवीजन भारतवर्ष का 1950 से निरंतर वीर नायकों पर श्रृंखलाएं दे रहा है। मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 150 पुस्तकें हैं वीर नायकों पर।